आज हम आए हैं डॉक्टर पीयूष सुंडा से मिलने। आप प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन हैं और आपसे हम बात करेंगे। नीट 2026 दे चुके हैं एस्पिरेंट्स, सब अपने घरों को भी लौट चुके हैं, लेकिन पीछे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं कि 3 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, और 21 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है, सबसे पहले तो इनमें कितना फ़र्क रहा? 3 मई और 21 जून के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे अपन गए, दिन रात जैसा फ़र्क था। 21 जून का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा था, और जैसा पुराने ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं कि जब भी पेपर लीक या कोई इश्यू होता है तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, वैसा ही इस बार हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। तो इसकी वजह से एस्पिरेंट्स को कितना फ़र्क पड़ा कि उन्हें जब 3 तारीख का एग्ज़ाम वो देकर आए तो उन्हें लग रहा था कि बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट्स के अलावा भी कई सारी जगहों से ये पता चल रहा था कि 720 तक के स्कोर्स आ रहे हैं, लेकिन इस बार जब 21 को एग्ज़ाम हुआ उसके बाद में किसी ने 720 की बात नहीं की। पहली बात तो मैं कॉमन डिस्कस करूं कि नंबर कितने आ रहे हैं, इससे एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। जब नंबर कितने आ रहे हैं इसका फ़र्क 720 पे पड़ता है। 720 अगर 10 बच्चों के हैं तो 10 के 10 की फर्स्ट रैंक रहेगी। उसके बाद आपके नंबर कितने आ रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी रैंक क्या आ रही है। तो लास्ट ईयर था जब 650 नंबर पे लास्ट MBBS मिली थी, इस साल कट ऑफ उससे काफ़ी डाउन आ रही है, इसलिए रैंक क्या आएगी इस पे डिपेंड करेगा। जिस बच्चे की ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक 28,000 तक होगी उसको गवर्नमेंट MBBS में सीट कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। और रही बात 720 की इस बार की, तो इस बार शायद 720 ऑल इंडिया में मुश्किल लग रहा है जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके अनुसार, लेकिन ये पक्का है कि हमारे बच्चे फिर से ऑल इंडिया रैंकर बन रहे हैं, और एक ही नहीं कई सारे बन रहे हैं, और सीकर से भी कई सारे बन रहे हैं। ये कमाल की बात है क्योंकि अब सीकर को क्या है, ये ऑल इंडिया रैंक का चस्का लग गया है। बरसों तक मेहनत करी, तपस्या करी, उसका फल मिलने लगा तो लोगों की नज़रें सीकर पर पड़ने लगी। सीकर को काफ़ी डिफेम करने की कोशिश करी, और इस बार उनको जवाब देने का एक ही तरीका है कि ऑल इंडिया रैंक्स सीकर दें। क्या लगता है आपको कि मतलब कैसा स्कोर जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्कोर और रैंक्स के हिसाब से कि अंडर 100 में सिर्फ PCP नहीं, पूरे सीकर से कितनी रैंक्स आ सकती है? क्या लगता है आपको? देखो, जैसे आपने कहा कि रैंक्स आने लगी हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब सीकर से नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन रेशियो, सिलेक्शन रेट में नंबर ऑफ सिलेक्शंस स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से बहुत अच्छे निकलने लगे, तब सीकर की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ने लगा। जो जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस बढ़ते गए संख्या के हिसाब से, त्यों अच्छे बच्चों का भी रुझान बढ़ने लगा। तो अब वो पिछले 3-4 साल से वो दिन आ गए हैं जब सीकर रैंक देने लग गया, और इस नीट में भी मेरा मन करता है कि टॉप 100 में मेरे हिसाब से 10+ बच्चे तो सीकर के होंगे, ऐसा लगता है। बहुत कमाल की बात है, हम यही चाहते हैं कि 10 से भी ज़्यादा हो। बहुत बढ़िया बात है, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, फैकल्टीज़ दिन रात तपती है, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। टॉप 100 में 5 बच्चे भी सीकर के आएंगे तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली होगी, क्योंकि जो सीकर किसी टाइम सिर्फ सिलेक्शन पे काम करता था, उस सीकर में धीरे धीरे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना शानदार मतलब अपग्रेडेशन हुआ है कि आज के दिन सीकर के लोग सिंगल डबल डिजिट की बात करते हैं और लोगों की नज़रों में अखरने भी लगे। ओके, अब बात करते हैं एग्ज़ाम की एक बार फिर से। पेपर जो देखा आपने कहा कि वो डिफ़िकल्ट था, उसकी वजह से काफ़ी सारे स्कोर का भी फ़र्क पड़ा बच्चों के। कौन सा पोर्शन था जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी वजह से परेशानी हुई है? इस बार के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर 2024 का बात करें तो 100 में से 50 था, 25 का बात करें तो 100 में से 90 था, 3 मई 2026 की बात करें तो 100 में से 50 था, जस्ट लाइक 24, और 21 जून की बात करें तो 100 में से 90 था, जस्ट लाइक 2025। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा भी कुछ नहीं कि आज तक वही नहीं। 25 का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा था, 21 जून का भी उसी के समकक्ष लगभग बराबर सा है। हाँ, पर 25 कई सालों बाद डिफ़िकल्ट हुआ था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज़ को ये पता था कि अगर रीनीट हो रहा है तो वो उस तरीके का पेपर आएगा कुछ। देखो, 25 और 26 में जो कट ऑफ की भी बात आती है, शायद आप मेरे को आगे पूछेंगे, थोड़ा सा हिंट मैं पहले दे देता हूँ।
लास्ट ईयर 525 वाले बच्चे को लगभग MBBS मिली थी, 525 के आसपास जनरल और OBC कैटेगरी में। इस साल भी डिफ़िकल्टी लेवल लगभग वैसा ही है 21 जून का, फिर भी कट ऑफ बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी और ठीक ठाक नंबर बढ़ेगी। इसका कारण है कि 24 तक 3-4 सालों में पेपर का लेवल एवरेज था, 25 में अचानक टफ आया तो लोगों का प्रिडिक्शन नहीं था, तो स्कोर प्रभावित हुआ। 25 में टाइम भी 3 घंटे था, इस बार टाइम भी 15 मिनट और बढ़ गया। इस साल 1.25 महीने तैयारी का भी टाइम एक्स्ट्रा मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 25 का लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए 26 में बच्चा बहुत अच्छे लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर था। ये तो संयोग है कि 3 मई का इजी आ गया। 3 मई का अगर 21 जून जैसा भी आता तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर था हार्ड पेपर देने के लिए। अब जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने पेपर का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार में नंबर जोड़ रहे हैं कि कैसे जैसे उनके 5 नंबर 10 नंबर बढ़ के आ जाएं, तो किसी कैलकुलेशन से, किसी आंसर शीट से। आपका क्या मानना है कि अब एस्पिरेंट्स को जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पेपर एनालिसिस करना चाहिए? क्या अभी से उन्हें ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए, ये थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि कहीं से कोई बोनस अंक का हो या ऐसा कुछ भी? शायद अवेलेबिलिटी कारण था या कुछ और था। पेपर का एनालिसिस तो आपने बच्चों ने बहुत पहले कर लिया और आपने ये क्वेश्चन मेरे से लेट पूछा है, जो भी कारण है। लेकिन अब भी मैं बताना चाहूँगा और स्पेसिफिक करके प्यूरीफाई करके आंसर देना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि ठीक है डॉक्टर पीयूष सुंडा हमें बताएं तो फिर हमें तसल्ली हो। जी, कि कट ऑफ 25 में लगभग 550 थी। मैंने जो 3 कारण बताए, पहले से बच्चा हार्ड पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर था, 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिला, रीनीट में 1.25 महीने का टाइम भी एक्स्ट्रा मिला। इन तीनों कारणों से मुझे लगता है कि कट ऑफ लगभग 20-25 नंबर प्लस जाएगी। और 20-25 नंबर प्लस जाती है तो PCP ने, प्रिंस ने नीट 2026 की कट ऑफ दी है 545 ±5। ये कुछ लोग ज़्यादा भी बता रहे हैं, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि जब 3 कारण हो गए, एक्स्ट्रा टाइम मिलना, बच्चा पहले से मेंटली ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर होना, प्लस 1.25 महीने एक्स्ट्रा मिला और 15 मिनट का टाइम भी मिला, ये सब 3 फैक्टर मिलने से मुझे लगता है 3, 4, 5 क्वेश्चन का तो फर्क है, एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। इस कारण से कट ऑफ 445 के आसपास प्लस माइनस जा सकती है। बाकी की तो जब आएगी तब पता चलेगा। मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो 550 प्लस हैं अब तक की आंसर की से, वो मस्त रहें और अपनी छुट्टियां मनाएं बढ़िया से मस्ती से। जो 550 से माइनस हैं उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं जो रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे, वो आने वाले 2-3 महीने इंतजार करेंगे। अच्छा। क्योंकि रिजल्ट के दिन उनका क्लियर नहीं होगा कि उनको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसका जो मॉपअप राउंड है तब पता चलता है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि 550 से नीचे जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी वापस शुरू कर दें। 40 से नीचे हैं तो और ज़्यादा तैयारी शुरू कर दें। 550 से नीचे हैं वो तो चाहे लग गए होंगे, नहीं लगे तो कल से ही लग जाएं, क्योंकि ये नंबर सब ऐसे हैं जो 525 से 550 के बीच का बच्चा रिस्क जोन में है, यस या नो वाला है। उसको एक दिन लगेगा कि सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे दिन लगेगा कि नहीं हो रहा। एक वीडियो देखा सिलेक्शन हो रहा है, दूसरा वीडियो देखा नहीं हो रहा। ठीक वैसी स्थिति जब एक जोक बना था जी, यमराज के पास एक आदमी था जो गेट के अंदर, कभी तो गेट के अंदर यमराज के पास आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है। तो यमराज के उसने अधीनस्थ ने पूछा कि महाराज क्या हो रहा है, ये आदमी कभी यमराज की तरफ आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है। तो बोले भाई ये क्या है कि इसकी स्थिति अलग है। तो क्या है? बोले ये किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है, तो कभी तो यमराज के पास आ रहा है और कभी बच के बाहर जा रहा है। तो जो बच्चे 525 से 50 के बीच में उनकी स्थिति क्रिटिकल है, उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए लगाव में। 525 से नीचे उनको तो फुल फ्लेज तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ओके। अब ये भी है कि जैसे आपने 550 का तो बता दिया कि ठीक है इससे पहले के स्कोर करने हैं,
कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका इस बार दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होगा और उसमें भी अगर वो 550 से नीचे हैं, तो दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक तो वो ये सोचता है कि ठीक है, अब मुझे सारा अप्रोच पता है, सारा सिस्टम पता है मुझे, तो मैं घर पे बैठ के ही तैयारी कर लूँगा, मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और एक वो होता है जो ये डायलेमा में है कि मैं अब करूं कि नहीं करूं, या मैं गिव अप कर दूं कि ठीक है अपना ये तो नहीं होगा। फिर बहुत सारे लोग वो तैयार हैं जो उन्हें बाहर से कहीं से नर्सिंग वगैरह करा देंगे। उनको क्या करना चाहिए? देखो, ज़माना बदल गया। हमारे टाइम पे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस होना अचीवमेंट मानी जाती थी, फर्स्ट रेयर मिलता था। अब ये कि मैक्सिमम सिलेक्शन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में हो रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करूं तो हम समझाते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर गिव अप। फर्स्ट सेकंड थर्ड इतनी ट्राई तो कर लेनी चाहिए। इसके बाद में कोई तैयारी कर रहा है तो मैं मानता हूँ आज के ज़माने में थोड़ा सा एक चीज़ के ज़्यादा पीछे पड़ना हो गया। आप प्लान बी में भी जा सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि नंबर का डिफरेंस, जैसे आपने पूछा, मान लो 20 नंबर से पीछे मैं घर बैठे तैयारी करके पेपर दियाऊँगा। हमने ऐसा देखा है, जब मान लो 550 कट ऑफ है मान लीजिए, तो अगली साल वापस जब 27 में एग्ज़ाम दे, या पहले की एग्जाम्पल देख लो, 550 में किसी के 525 आ गए, 25 नंबर से पीछे रहा। एक बच्चे के 300 ही नंबर हैं, वो 250 नंबर पीछे है। अगली साल की एग्ज़ाम में 300 और 550 का कोई बड़ा रोल नहीं है। उस अगली साल में आप मेहनत क्या करोगे, इसका रोल है। 350 ही अगली साल 550 को क्रॉस कर जाते हैं और 550 वाला ही रह जाता है। इसलिए आप दोबारा तैयारी कर रहे हैं तो क्या नंबर आपके आए इसके ज़्यादा मुगालते में या इसके कारण परेशान नहीं रहे। बच्चा 200-300 नंबर बड़े इजीली कवर कर सकता है अगर दिन रात मेहनत करे तो। और अगर मैं घर पढ़ लूँगा, ऑनलाइन पढ़ लूँगा, वो है ऐसी लापरवाही करे तो मुझे लगता है 20 नंबर भी कई बार 10 नंबर बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। काम की बात बताइए मैंने। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे 12th के 11th के जो अब चाहते हैं कि नीट दें, लेकिन इस बार जो एनटीए ने किया उसके बाद उनको डर लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। अगली बार से सीबीटी की भी बात हो रही है, पता नहीं ये कैसे करवा पाएंगे कैसे नहीं करवा पाएंगे, कि ये कितना सेफ है कि नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या भरोसा कर सकते हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम पे? देखो, ऐसा है, सिस्टम पर जब भी सवाल उठते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ सवाल नहीं उठने चाहिए, सिस्टम ऐसा बने कि सवाल नहीं उठे। फिर भी अपने को हमेशा ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई नकल से पेपर लीक से खा रहा है, किसी की सीट खा रहा है तो पीछे वालों की खा रहा है। ऊपर वाले हैं वो तो सीट आधी होंगी तो भी सिलेक्शन लाएंगे, सीट 10% होंगी तो भी सिलेक्शन लेंगे। तो पहली बात तो सभी को अवसर मिलना चाहिए। पीछा वाला डिजर्विंग है तो भी उसकी सीट भी कोई क्यों खाए। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट इस रूप में करना चाहूँगा कि अगर अपना टारगेट मेडिकल है तो अपने को इन चीज़ों पे सोचना अनावश्यक है। सीट एक भी होगी तो मेरी होगी, ये मान के चलना चाहिए अगर टारगेट अपना मेडिकल है। अपने को लगता है कि अपने अटेम्प्ट्स ज़्यादा ले लिए तो मेरा आपको मैसेज है कि मेडिकल और या डॉक्टरी ही सब कुछ नहीं है। आपने कई अटेम्प्ट ले लिए, गैप बना हुआ है, देन गो फॉर द बी प्लान। और ये हम हमेशा बच्चों को समझाना चाहेंगे कि जब भी आपको लगता है कि मैं कंपटीशन में हाईली सिक्योर नहीं हूँ तो आपके पास बी प्लान ज़रूर होना चाहिए। और साथ में आपके दिमाग में यही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि ये प्लान ही सब कुछ नहीं है, ये प्लान ही ज़िंदगी नहीं है, नीट ही ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कभी नहीं। बहुत नीट तो गिने चुने क्रॉस करते हैं, लेकिन देश में प्रगति पे तो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना नीट के। तो सिर्फ नीट होगी तो ही आप प्रगति पे होंगे या कैरियर होगा, ऐसा कभी नहीं सोचें। तो बी प्लान क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? क्योंकि आमतौर पे फिर जो बाहर से, मैंने जैसे बताया कि नर्सिंग वाले इस तरह की जो चीज़ है ये उनको सबसे पहले ध्यान में आती है। आपके हिसाब से आज के टाइम पे हेल्थ केयर सिस्टम में अगर किसी ने डॉक्टरी के लिए इतना मेहनत करी है तो वो हेल्थ केयर सिस्टम में शायद उसकी प्रायोरिटी होगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं, बी प्लान क्या होना? देखो, प्लान बी प्लान ये कि अगर आपके अपने दिमाग में डॉक्टर का ही सोच रखा है तो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज की
पेड सीट का भी ऑप्शन होता है, हालांकि वो 5-4 नंबरों में निपट जाता है, वो ऑप्शन है अगर आप सक्षम हैं तो। अगर आप सक्षम हैं तो आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी ऑप्शन है, अच्छी कॉलेज लें, आपके नंबर अच्छे हैं तो हर किसी में नहीं जाए। उसके बाद में आपके पास विदेश का भी ऑप्शन है। 3 ऑप्शन तो तब है जब आपके दिमाग में कि करनी MBBS ही है, डॉक्टरी बनूंगा चाहे क्यों जाए, खटे हुए बनूँ, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, गवर्नमेंट की पेड सीट, प्राइवेट कॉलेज और विदेश की कॉलेज। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आप तब भी करें जब आपको लगता है डॉक्टरी बनना है, अदरवाइज आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं बच्चों को देता हूँ कि जितने ही कैंडिडेट इस टाइम स्कूल और कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हो रहे हैं साइंस में, मैथ्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी में, उनमें से शायद 70% प्लस वो बच्चे हैं जो किसी टाइम नीट और जेई की तैयारी करते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। वो भी बहुत अच्छा कैरियर, उधर आप संघर्ष कर सकते हो, क्योंकि इधर आपने जो तैयारी की है वो वहाँ पे भी काम में आएगी। आपकी कंपटीशन की आदत पड़ गई, आपकी कंपटीशन के पैटर्न की आदत पड़ गई, आप मेहनती भी बन गए। उसके बाद सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन का देखना, पिछले दिनों से जो RS का पैटर्न बदला है, IAS का पैटर्न पहले से ही बदला हुआ था, उस पैटर्न में जो सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे साइंस वाले हैं, काफ़ी संख्या में, वो कैरियर ऑप्शन भी जा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, नर्सिंग में आप जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, और आजकल तो हम थोड़ा हॉस्पिटल का अनुभव ले रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कई ब्रांचेज ऐसी हैं जिनके सामने डॉक्टर भी पीछे है। इकोनॉमिकली देखें तो, इकोनॉमिकली कैरियर के तौर पे देखें तो वो ब्रांचेज भी खूब सारी हैं। जैसे अपन कह सकते हैं रेडिएशन फिजिक्स है, अच्छा कैरियर है उसमें, और वो भी बहुत सारी ब्रांचेज जो मेडिकल से संबंधित हैं और उनमें बहुत अच्छा कैरियर आगे है। ऐसे में भी आप कैरियर आजमा सकते हो। बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सारी डिटेल में हमें चीज़ें भी बताई, और डेफिनेटली एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर छोड़ दीजिए, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको उसका जवाब मिल सके। और आप अपना नंबर भी, जो स्कोर बन रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि पता चल सके कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब भी। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप PCP के YouTube और Instagram और Facebook पे भी जाके जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पे इस तरह का कंटेंट आपको और भी ज़्यादा लगातार मिलता रहेगा। सर, आखिर में अगर आपका कोई भी ऐसा मैसेज जो आप इस वक्त पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स को देना चाहें। पेरेंट्स और बच्चों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जीवन में अनुशासन अपनाएं, फिर दिन रात मेहनत करें। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो कोई अफसोस नहीं, अपन दूसरी डायरेक्शन में जाएं। पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर सिर्फ एक चीज़ का, एक ही कैरियर का दबाव नहीं रखें। ये एक ही कैरियर के दबाव रखने के लिए हम कोचिंग वाले बहुत हैं, तो पेरेंट्स भी बच्चों को एक अलग एटमॉस्फेयर साथ में दें। ये सब चीज़ें होंगी और आपका बच्चा मेहनती होगा तो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सक्सेस होगा। ये मैसेज आप अपने दिमाग में, दिल में हमेशा रखें। बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।